बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, उसके अंदर फायर फाइटिंग या रेस्क्यू की टीम किस तरीके से मैनेज की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले NFPA का जो फायर कोड नंबर 1 है, यानी फायर कोड 1, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद NFPA 1600 और NFPA 1561, NFPA 901 और NFPA 101, इन सब को आप स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ी सी उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ERT यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की जो मैनेजमेंट है, या नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में कोई इस तरह की जो हादसात हैं पेश आते हैं, उसके लिए जो मैनेजमेंट जो है बनाई जाती है, वो NFPA 1600 के तहत बनाई जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी टीमें जनरली जो भी टीमें काम करती हैं, वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिखी हुई हैं पेज के ऊपर, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे C&CC के ऊपर, यानी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। कंट्रोल एंड कमांड पोस्ट भी उसे कहा जाता है। तो ये किसी भी कंट्रोल रूम यानी CCTV रूम के अंदर ज़्यादा बेहतर होता है कि हम बनाएं। वहाँ पे कंट्रोल पैनल भी फायर के लगे होते हैं और सारा जो सेटअप होता है तकरीबन वहीं पे होता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे C&CC हम बनाते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता C&CC के अंदर या एडजेसेंट कंपार्टमेंट में आग लग जाती है तो फिर हमें इसको खाली करना होता है। तो इस वजह से एक दूसरा C&CC बनाया जाता है, जो कि सब कंट्रोल सेंटर होता है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इस मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग के अंदर क्या चीज़ें और कौन सी टीमें होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फायर फाइटिंग टीम की। तो फायर फाइटिंग की टीम जो हमारे पास होनी चाहिए, वो अगर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, जैसे 8-10 बिल्डिंग्स हैं या सोसाइटी है बड़ी, तो उसमें पूरी एक फायर ब्रिगेड होती है। और अगर एक या दो बिल्डिंग है तो उसमें फायर या रेस्क्यू की टीम होती है। और ERT के तहत ही इनको मैनेज किया जाता है। जैसे फायर फाइटिंग की टीम होती है, इसी तरह रेस्क्यू की टीम भी होती है, जो कि यूजुअली हम फायर की टीम से भी बंदे ले सकते हैं और हम सिक्योरिटी की टीम को डिप्लॉय कर सकते हैं रेस्क्यू के लिए। उसके बाद कार्डन टीम होती है, जो एरिया को बैरिकेड कर देती है, यानी कार्डन ऑफ कर देती है कि ना कोई अंदर जाए ना कोई बाहर आए। अब अंदर कोई न जाए या बाहर कोई ना आए, ये क्या एक लॉजिक है? वो इसलिए है कि जहाँ पे आग लगी हुई है कि अंदर कोई ना जाए, मतलब ये है कि वो डैमेज ना हो। और बाहर जो है वो इस वजह से कहते हैं कि यार बाहर इस तरीके से एक बग़ैर मैनेज किए हुए ना आए। कम से कम पता चले कि बाहर जो बंदा आ रहा है उसकी हम शनाख्त करें, यानी उसकी हम एक इंसिडेंट बोर्ड के ऊपर नाम वगैरह सारा कुछ लिखें कि ये बंदा कहाँ से आया है और कहाँ इसको भेजना है। तो ये एक मैनेज करना पड़ता है अंदर जाने वालों को और बाहर जो जा रहे हैं उनको। अब अंदर किसको जाना है वो भी मैनेज करना है इनको, क्योंकि जो फायर की टीम या रेस्क्यू की टीम अंदर जाएगी फायर फाइटिंग के लिए या लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, वो भी कार्डन टीम ही मैनेज करेगी। उनके नाम लिखेगी बाकायदा कि अंदर कौन जा रहा है और किस पर्पज़ से जा रहा है, ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल टीम का काम होता है जो मेन चेक पोस्ट होती है या गेट्स होते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना इन केस ऑफ इंसिडेंट या इमरजेंसी या इन केस ऑफ फायर। तो जो भी वहाँ पे हलचल मच जाती है, गाड़ियाँ जो है वो फंस जाती हैं और फिर जो रेस्क्यूअर होते हैं उनके लिए भी मुसीबत बन जाती है। तो सिर्फ एम्बुलेंसेस को एक प्रॉपर तरीके से जो है वो अंदर आने दिया जाता है। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो बाहर ही मस्टर कर दी जाती हैं, गेट से बाहर। फिर उसके बाद जो मेन रोल आता है फर्स्ट एड टीम का है। अब फर्स्ट एड की टीम के अंदर स्ट्रेचर और जो ब्रीथिंग अपरेटस अगर उनके पास नहीं है तो कम से कम रेस्पिरेटर्स वगैरह होते हैं,
कि वो पहन के जहाँ तक जा सकते हैं, जो रेस्क्यूअर उनको बंदे हैंड ओवर करेंगे उनको उन्होंने एक बाहर फर्स्ट एड पोस्ट बनी होती है, वहाँ पे ले जाके उन्होंने उनको फर्स्ट एड देनी है। और अगर एम्बुलेंस आ चुकी है और बंदा अभी अनकॉन्शियस है या ज़्यादा डैमेज है, ज़ख्मी है, तो उसको फिर एम्बुलेंस के थ्रू किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। अब बात करेंगे हम टेक्निकल टीम की। जो हमारी टेक्निकल की टीम होती है, इसका भी एक मेन रोल होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई भी डिज़ास्टर होता है या फायर लगती है तो टेक्निकल टीम ने सबसे पहले रिस्पॉन्स देना होता है। अब इन्होंने क्या रिस्पॉन्स देना होता है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देना है। उसके बाद जितने हमारे फायर पंप होते हैं उनको वो तो ऑलरेडी रेडी पोजीशन में, आउट ऑफ पोजीशन में होती है, तो उनको उन्होंने जाके देख लेना है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई तो जाहिर सी बात है हमारे जो फायर मैन जो इलेक्ट्रिक ड्रिवन है वो नहीं चलेंगे। इस वजह से जो डीजल फायर पंप है उसको उन्होंने जाके स्टार्ट कर देना है। तो ये प्लम्बर का एक मेन रोल होता है यहाँ पे, जो ऑपरेटर होता है पंप रूम का। और जो बिजली कट ऑफ करने वाला होता है वो स्पेशली जो है इलेक्ट्रीशियन हजरात होते हैं। तो ये टेक्निकल टीम का एक मेन रोल होता है पहले स्टेप के ऊपर। इसके बाद कम्युनिकेशन टीम की हम बात करेंगे। अब कम्युनिकेशन टीम जो है उनका क्या काम है? उनका ये काम है कि जो हमारा चीफ फायर मार्शल या टीम लीड बैठा हुआ है कंट्रोल सेंटर के अंदर, उसको इन्होंने वाकी टाकी के थ्रू या किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना है कि यहाँ पे ये चीज़ चल रही है और ये जो है हमने रिपोर्ट किया है और इतनी कैजुअल्टीज़ हुई है या जो भी वहाँ पे चल रहा होता है। तो कम्युनिकेशन टीम ने देन एंड देयर इन्फॉर्म करना होता है फायर मार्शल जितने भी होते हैं या फायर वार्डन्स और चीफ फायर मार्शल को भी। उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्टिंग टीम की। अब सपोर्टिंग टीम क्या होती है? सपोर्टिंग टीम अगर हमारे पास अपनी फायर ब्रिगेड है तो ठीक है, अगर फायर ब्रिगेड नहीं है तो जाहिर सी बात है बाहर से आएगी, जिसको हम कॉल करके बुलाएंगे। तो हमारे पास मेन फायर ब्रिगेड जो नियरेस्ट होती है उसका नंबर हमेशा 24 घंटे हमारे पास होना चाहिए। तो जो सपोर्टिंग टीम है वो फायर ब्रिगेड है। अब फायर ब्रिगेड फिर आएगी, फिर उनके पास जाहिर सी बात है अपने फायर फाइटर्स और रेस्क्यूअर सारे जो हैं होते हैं। तो फिर इनका जो टीम लीड होता है, जो चीफ फायर मार्शल होता है, वो ब्रीफ करेगा फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड को ब्रीफ भी करेगा अगर अभी फायर अंडर कंट्रोल नहीं हुई या बंदे पूरी तरह जो है रेस्क्यू नहीं हुए, तो वो इनकी सपोर्ट लेगा। हो सके तो अपने बंदे भी इनके साथ डिप्लाई कर देगा। और अगर अपने बंदे इनके जो है कैजुअल्टी हो चुके हैं, क्योंकि जो रेस्क्यूअर होते हैं या फायर फाइटर्स होते हैं वो ख़ुद भी कैजुअल्टी हो जाते हैं, तो इसलिए सपोर्टिंग टीम बहुत लाजमी होती है। तो अगर वो कैजुअल्टी हो चुके हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो सही है तो वो भी जो है सपोर्टिंग टीम यानी फायर ब्रिगेड के साथ डिप्लाई कर सकते हैं। अब फायर फाइटिंग की टीम जो हमारे पास इन हाउस होती है, यानी हमारी जो अपनी टीम होती है, और रेस्क्यू टीम, इनके पास भी स्काबाज यानी ब्रीथिंग ऑपरेटर्स होने चाहिए, इनके पास फायर सूट्स होने चाहिए, इनके पास रेस्पिरेटर होने चाहिए। तो ये सारी जो पीपीईज़ हैं ये भी होनी चाहिए। खाली ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे हैं उनको डिप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इक्विपमेंट्स और पीपीईज़ जितने भी हैं वो भी होने चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद भी इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और स्पेशली शिप के हवाले से जो मेरी टाइम जो हमारे भाई लोग होते हैं, मेरी टाइम में ड्यूटियाँ करते हैं, शिपों पे ड्यूटियाँ करते हैं, उसके हवाले से उनके लिए भी बड़ी ही फ़ायदेमंद वीडियोस में अगले सेशन में बनाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह उसमें भी हम फायर रेस्क्यू और ये मशीनरी ब्रेकडाउन के हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा खुश्की के लिहाज से, लेकिन तकरीबन दोनों चीज़ें सेम टू सेम हैं और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और रिक्वेस्ट करूँगा किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। व्यूअर्स, जैसे कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया और वो है असेंबली पॉइंट के बारे में। अब जो लोग बिल्डिंग से रेस्क्यू हो रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको कहाँ पे जो है एक पोस्ट के ऊपर जमा करना है
वो पोस्ट जो है असम्बली पॉइंट कहलाती है। यहाँ पे जो असम्बली पॉइंट होती है वो एक सेफ़ जगह होती है, यानी बिल्डिंग से थोड़ी सी दूर फासले के ऊपर इसको मुंतखब किया जाता है और बाकायदा वहाँ पे असम्बली पॉइंट का बोर्ड भी लगा हुआ होता है और पूरे बिल्डिंग के जितने भी लोग होते हैं या सोसाइटी के, उनको उसके बारे में पता होता है कि हमने इन केस ऑफ इमरजेंसी कहाँ पे मस्टर करना है। तो उनकी बाकायदा एक फायर वार्डन वहाँ पे रोल कॉल करता है और गिनती करता है, फिर आगे CNCC यानी कंट्रोल सेंटर को बताता है कि इतने बंदे जो है यहाँ पे मौजूद है और इतने जो है होने चाहिए। अगर उनमें से बिल्डिंग के अंदर कोई फंसा हुआ है तो तब भी उसमें पता चल जाता है, तो उसके पीछे फिर रेस्क्यू की टीम जाती है रेस्क्यू करने के लिए। तो ये एक मैनेज तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके लिए हर महीने नहीं तो 3 महीने के बाद जो है ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। और कम से कम NFPA के अंदर 1600 जो NFPA का फायर कोड है, जो स्टैंडर्ड है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कम से कम एटलीस्ट जो है साल में 2 मरतबा ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।